वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 67वीं बीपीएससी मेंस के हिंदी ऑप्शनल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पेश किया जा रहा है। ये प्रश्न आपको खंड क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अब समय आपके पास बहुत ही कम है, मिनिमल है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा और विस्तार नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप शॉर्ट पढ़ें, लेकिन बहुत ही शानदार और जानदार पढ़ें। तो ये क्वेश्चन का जो समेकन किया गया है, आदरणीय वीडियो साहब हमारे गुरुदेव श्री हरिओम शरण जी के द्वारा किया गया है, और उनका जितना भी जीवन अनुभव है एग्जामिनेशन को लेकर, उन सबको यहाँ पे पूरा उड़ेल दिया गया है। यदि आप कहीं कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं, बस इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उस वैसे वैसे उन प्रश्नों की जो मतलब कि महत्ता है, हालांकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण से कमते जाएंगे। खास करके 10 और 11 तक के प्रश्न आपको ये समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि आप इतना कर लेते हैं, 16 जितना दिया गया है, तो आपका 3 आपको खंड 1 से बनाना है ना, और निश्चित रूप से आप 6 में से कम 4, 5, 6 तक बनाने के लिए मतलब कि एक तरह से सक्षम होंगे। 3 तो हर हाल में ही बनाएंगे। आइए इसको देखते हैं। आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि सर अपना एक क्लास भी चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं। पेड क्लास से ग्रुप है, और वहाँ से छात्र लाभ भी उठा रहे हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? अपभ्रंश या अपभट्ट या पुरानी हिंदी की प्रमुख शाब्दिक और व्याकरणिक विशेषताओं का उदाहरण सहित बताएं। ये आपका सबसे पहला प्रश्न है खंड क के लिए। ठीक है ना, पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। तो पहला अपभ्रंश, अपभट्ट या पुरानी हिंदी, इनकी प्रमुख शाब्दिक या व्याकरणिक विशेषता सौदाहरण सहित आपको बताना है। दूसरा है अपभ्रंश या अपभट्ट या पुरानी हिंदी भाषा का साहित्य में योगदान की चर्चा करें। देखिए, जब आप अपभ्रंश पढ़ते हैं या अपभट्ट पढ़ते हैं या पुरानी हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो दोनों में बहुत सिली डिफरेंस ही है, और उसका जो 70 से 80% भाग है, लगभग सेम ही है। इसीलिए आप जब इसको अपभ्रंश या अपभट्ट या पुरानी हिंदी को करते हैं, तो उसको अलग अलग क्वेश्चन मानकर नहीं, बल्कि एक ही क्वेश्चन कर मानकर चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन समग्रता से होगा। हालांकि आप जब अपभ्रंश या अपभट्ट या पुरानी हिंदी पढ़िएगा, तो उसका जो कॉमन चीज़ है एक ही साथ रहेगा, और उसके बाद जो उसमें जो कुछ डिफरेंस है शाब्दिक या व्याकरणिक, उसको आप अलग अलग उसी में अटैचमेंट बना के नोट्स चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस दोनों को आप एक ही साथ समग्रता में पढ़िएगा। सर इसी तरह से पढ़ाते हैं, सर का स्टाइल भी यही है, सर का नोट्स भी वही है। चलिए, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है आपको, मध्यकाल में ब्रज भाषा के विकास को रेखांकित करते हुए उसके प्रमुख रचनाकारों के योगदान की चर्चा करें। 66वीं में आपको अवध मध्यकाल में अवधी भाषा के विकास का चर्चा किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार ब्रज भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास को रेखांकित करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को रेखांकित करें। जैसे 19वीं मतलब सदी में खड़ी बोली के विकास होगा, तो भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु बाद युग, तो उसका चर्चा होगा ही, इसलिए भारतेंदु जी का नाम यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण और दोष की चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा सेक्शन से है, और भाषा सेक्शन में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए भाषा खंड को आप तैयार करके जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन यदि आप भाषा खंड से ही लिख देते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। हिंदी के मानकीकरण पर निबंध लिखे। देखिए, ये 65वीं शायद पूछा गया था। 66वीं में आपको हिंदी के व्याकरणिक लक्षण पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर हिंदी के मानकीकरण की बात की जा रही है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख उपभाषा और उनकी प्रमुख बोलियों की चर्चा करना है। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करें। ठीक है ना, ये प्रश्न आप निश्चित रूप से करिएगा। हालांकि ये इससे मिलता जुलता प्रश्न 66 में पूछा गया था, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा को रेखांकित करना है। समकालीन हिंदी के शब्द भंडार का संक्षिप्त परिचय लिखें। आचार्य शुल्क के प्रमुख समीक्षा सिद्धांत की चर्चा करें। ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको एक अटैचमेंट के रूप में रहता है, एक स्टैंड बाय के रूप में रहता है। यदि उधर से कोई प्रश्न आपको छूटता है, तो ये प्रश्न आपको लगभग पूछ ही जाया जाता है। हालांकि 66 में पूछा गया, फिर भी आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रश्न आपको भाषा खंड में जो पूछ लिए जाते हैं, उसको हूबहू रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसको आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताया कि यह काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति काल इस बार। और साथ ही साथ आपको आदिकाल भी कर लेना है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुधारण बताएं। देखिए, ये जितना बताया गया है ना, इतना भाषा खंड में ही आपको ऊपर से लगभग 3 प्रश्न बन जाएंगे। अब ये सब जितना आपको प्रश्न बताया जा रहा है, भक्ति काल, आदिकाल, ये सब आपके लिए अटैचमेंट है। जो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें लगभग आपको 5, 4, 5 तो निश्चित रूप से आप हो जाएगा, 6 तक भी आप लगभग बनाने की स्थिति बनाएंगे। ये स्थिति है, यदि इतना को आप कर लेते हैं, 3 तो कोई मतलब आपको दिक्कत है ही नहीं।
तो यह भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताएं कि यह हिंदी का स्वर्णयुग कहा रहा है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का साधारण व्याख्या करना है, संत काव्य की विशेषताओं को साधारण सहित बताना है। उसके बाद था हिंदी की कहानी की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए, ठीक है ना। नाटक पूछ लिया गया था, साहित्य और नाटक, तो इस बार हिंदी की कहानी की विकास यात्रा को बताना है और नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की साधारण चर्चा कीजिए। तो ये 16 प्रश्न है। इस 16 प्रश्न में से लगभग यदि आप 11-12 तक ही पहुंच जाते हैं उसी में आपका 3 बन जाएगा, लेकिन आपको 16 का 16 प्रश्न लेकर चलना है। इसलिए चलना है क्योंकि एग्ज़ाम ही है, आपको पता नहीं है कि कब कहाँ पर एग्ज़ाम मोड़ दे, किस कंडीशन में क्या कर दे, कोई नहीं जानता है। क्योंकि परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट करते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ को करिएगा, आपका ये खंड 1 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इन सब प्रश्नों को यदि कोई स्टूडेंट अच्छे से चाहिए तो उसका पास पूर्व नॉलेज है, नोट्स है और गाइड है, तो आराम से 1 सप्ताह काफ़ी है इसको करने के लिए, आराम से आप कर सकते हैं। खंड ख भी आ जाएगा, सर बोले हैं कि बहुत जल्द उसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपके लिए खंड क और खंड ख दोनों मिलाकर के जो 6 प्रश्न लिखना है, उसमें से 6 प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखेंगे और आराम से कम 60%, 180% मार्क्स तो आप अचीव कर ही सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी भाषाएँ त्रुटियाँ कम से कम हो, प्रेजेंटेशन बेहतर हो और समय मैनेजमेंट हो जाए। इसीलिए इन प्रश्नों को आप आँख मूंद करके, ये भाषा सेक्शन है, घोंट जाना है, ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आगे जो सेकंड खंड जैसे ही सर के द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो वो भी आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा।